Hello friends, this is Vikas Trivedi and welcome to 50 most expected question of January 2020। 20 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने के पहले अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने मेरी आईडीज है। आप इनके माध्यम से इस वीडियो की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए, समय नष्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है और प्रोजेक्ट टाइगर इस बीच कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो देयर आर थ्री ऑप्शंस, थ्री स्टेटमेंट्स जिनके आधार पर हमें ऑप्शंस को सही या गलत करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के साथ। और पहला जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 with 9 tiger reserves for conserving our national animal. Second option, Project Tiger is a centrally sponsored scheme of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, providing central assistance to the tiger stations for tiger conservation in the designated tiger reserve. And the third one is a national park or wildlife sanctuary that is considered significant for protecting tigers can be additionally designated as a tiger reserve. एनालिटिकली चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहला जो दिया जा रहा है स्टेटमेंट आपके सामने, वो स्टेटमेंट 100% सही है। 1973 में ये चीज शुरू की गई थी और उस समय 9 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे। अब बात ये आती है कि टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये किस बेसिस पर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं कि कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखते हैं या टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एडिशनली चार्ज टाइगर रिजर्व का दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से हम स्टेटमेंट पहला और तीसरा देखें तो ये दोनों सही हैं, इसलिए हम पहले और तीसरे स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस को ही कंसीडर करेंगे, ए और बी को हटा देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं और इन पे हमें तय करना है कि क्या इसमें से सही है। देखिए, यहाँ पर एक जानकारी के लिए मैं आपको बात बता दूं, टाइगर की जो जनगणना होती है, जो सेंसस होती है टाइगर्स की, वो सेंसस हर 4 साल के बाद होती है और सेंसस कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो एनटीसीए के द्वारा होती है। ये एनटीसीए क्या है? ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो 2005 में बनाई गई थी। तो ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस पर आप जो है इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे दो ऑप्शंस गायब हो चुके हैं, दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं और सेंट्रली असिस्टेड स्कीम्स होती हैं टाइगर रिजर्व, टाइगर कंजर्वेशन के लिए। और आपको पता है कि 50 से ज्यादा हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व अब डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सारे स्टेटमेंट इसके सही है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द 22nd। बंदर अब्बास एक ये ईरानियन पोर्ट है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? स्टेट ऑफ हरमूज में। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हरमूज किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। सारे लोग जानते होंगे, जिनको ज्योग्राफी पता होगी, जिनको एक ज्योग्राफी का भी पता होगा, उनको भी हरमूज के बारे में पता होगा। पहली बात तो ये बता दें कि ये हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें, चाहे वो हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, या इवन हम मॉडर्न पर चले जाए। ये एक बहुत ही विशेष ट्रेड रूट है। आपको पता है कि हरमूज का जो स्ट्रेट है, वहां से जब अरेबियंस ने पोर्चुगीज को आने नहीं दिया था, तभी वास्को डिगामा ने जो है केप ऑफ गुड होते हुए भारत में कदम रखा था। तो हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेड इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेट ऑफ हरमूज के वेस्ट में अगर हम जाएं तो हमें पर्शियन गल्फ मिलती है, और अगर हम इंडिया की तरफ चले तो गल्फ ऑफ ओमान मिलती है। दैट्स व्हाई स्ट्रेट ऑफ हरमूज कनेक्ट्स टू पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो ये इसका एनालिसिस हुआ। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। तो 22वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर भी सही है। ये लगा लिया हमने। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एजर्सन रीजन से रिलेटेड है। देखिए, बड़े खतरनाक टाइप के क्वेश्चन होते हैं एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन। क्यों खतरनाक टाइप के होते हैं? क्योंकि इसमें जब तक आपने डीप स्टडी नहीं की होती तब तक आप इसको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। ऑप्शन ही इसमें ऐसे दिए जाते हैं। ऑप्शन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं, नहीं भी सही हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के एक दूसरे से रिलेट करते हुए भी हमें ऑप्शन देकर आंसर देने।
खैर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एजर्शन में हम ये देखते हैं कि द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो ये हमें फंडामेंटल राइट्स में दिखाई पड़ता है, आर्टिकल 29 और 30 के तहत, 366 के आसपास भी ये हमें मिलता है। लेकिन डिफाइन क्या किया गया है, कौन है माइनॉरिटी, ये चीज डिफाइन नहीं की गई है। तो एजर्शन जो दिया गया वो तो सही है। द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। रीजन इसका ये दिया जा रहा है कि डिफाइन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि माइनॉरिटी एक कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो डेफिनेशन तो तब दी जाएगी ना जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ होगा। उस समय नहीं दिया गया इसका डेफिनेशन माइनॉरिटी का। और माइनॉरिटी कमीशन की अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने में क्या है, राइट है। लेकिन जहां डेफिनेशन की और डिफाइन करने की बात आती है, जो रीजन दिया गया वो रीजन प्रॉपर नहीं है, मेल नहीं खाता है। इसलिए ऑप्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं हमारे एजर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एजर्शन का एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ द 23rd क्वेश्चन विल बी बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, मैं यकीन दिलाता हूं इनमें से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मंथ वाइज में ये सारी चीजें शुरू कर रहा हूं, मैंने कर दी है। अब अगला जो हमारा टारगेट है वो फरवरी को होगा, फिर मार्च का होगा, और इस तरह से मैं आपको सारी करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24वां क्वेश्चन व्योम मित्र के बारे में दिया गया है। व्योम मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्या कहते हैं, उनके आधार पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, चलते हैं। इट इज ऑफ हाफ ह्यूमनाइड डिजाइन्ड बाय इसरो इन कोलैबोरेशन विद नासा। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, इट will stimulate the human function required for space before real astronaut take off in India's Gaganyaan mission। ये बात बिल्कुल सही है कि दोस्तों व्योम मित्र जो है ये इसरो के द्वारा बनाया गया है और ये इंडिजीनियस है, यानी स्वयं इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें नासा ने कोई भी रोल अदा नहीं किया है, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका गलत। और व्योम मित्र की अगर हम बात करें तो गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। और गगनयान मिशन क्या है, गगनयान मिशन हमारा मैन्ड मिशन है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉट जो मैन्ड मिशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं उनकी सहायता रूस कर रहा है, रशिया कर रहा है, वो ट्रेनिंग करा रहा है इसकी। ये चीज आप लोग एडिशनली नोट कर लीजिएगा। नासा किसी भी तरह से जो है गगनयान में कोई भी सहायता नहीं प्रदान कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट विल स्टिमुलेट द ह्यूमन फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर स्पेस बिफोर रियल एस्ट्रोनॉट टेक ऑफ इन इंडियाज गगनयान मिशन, क्योंकि ये हाफ ह्यूमनाइड है। इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो इसमें होंगे, और हाफ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टोटली ह्यूमन नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं तो 24वें का जो सही आंसर है वो बी सही होगा, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट जो है वही सही हमें मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। और 25वां क्वेश्चन हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम में इंडेक्सेस से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडेक्सेस से जो क्वेश्चन बनते, कौन सी इंडिया की रैंक है, पहले पे कौन है, लास्ट में कौन है, किसके द्वारा ये जो है पब्लिश किया जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और यहाँ पर देखिए आप पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, यही आपके सामने क्वेश्चन है। ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है या कौन इसको देता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है क्या। जैसा कि आप देख रहे हो, जेंडर गैप यानी मेल टू फीमेल जो रेशियो है उस लिए दिया गया है। तो ये जो चीज निकाली जाती है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप की अगर हम बात करें तो इस समय अगर हम बात करें तो इंडिया की 112वीं रैंकिंग है इसमें, और टोटल 153 कंट्रीज के बीच में ये रैंकिंग निकाली जाती है। और पहली जो इसकी रैंकिंग निकाली गई थी ये 2006 में निकाली गई थी। ये सारी चीजें आप लोग अपने नोट्स में लिखते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद ही हम आंसर इसका देंगे।
तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है और पहली रिपोर्ट जो इसकी आई थी वो 2006 में आई थी। और इस समय जो रिपोर्ट आई है वो इंडिया का जो स्थान है वो 112वां स्थान है, ये याद रखिएगा आप लोग। पिछला जो एडिशन आया था वो एडिशन भारत की जो रैंकिंग थी वो अच्छी थी, 108वें स्थान पर हम लोग थे, लेकिन इस बार हम लोग 4 पायदान नीचे पहुंच गए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहां पर आप जाकर देख लेंगे कि इसकी डिटेल क्या है। एनीवे 25वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर ए सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन की तरफ, और 26वां क्वेश्चन जो हमारा है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से रिलेटेड है। देखिए ये एक नया इंडेक्स हमारे सामने आ गया और बहुत ही आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अक्सर इस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंडेक्सेस से रिलेटेड जो भी न्यूज है हमारे पास उसको हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही चीज पूछी गई है कि कहाँ से किया जाता है, कौन इसको पब्लिश करता है। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करती है और जनवरी में इसका आंकड़ा आया था। इस बार जो इंडिया की रैंकिंग है वो 80 रैंकिंग है। 80 रैंकिंग कितने कंट्रीज के बीच में? 80, 180, इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। 2 पायदान हम लोग नीचे खिसक गए हैं। लास्ट टाइम जो हमारी रैंकिंग थी वो 78वीं रैंकिंग थी। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI ये दिया जाता है। और अगर इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो पहली बार 1995 में इस तरह का इंडेक्स इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये है कहाँ, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये बर्लिन में है, इसका मुख्यालय है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये 26वें क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन रहा। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें आपको बता दी हैं। एक्चुअली मैं ये सारी चीजें जनवरी के जो करंट अफेयर्स थे उसमें मैं बता चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। एनीवे 27वें क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की तो भरमार लगी हुई है दोस्तों। अब देखते हैं टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्या कहते हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया, इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय वर्ल्ड बैंक इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा जो दिया गया है इंडिया की रैंक इसमें बताई गई, इंडिया हैज क्लाइम्ड 8 प्लेसेस टू 72nd रैंक इन 2020 बाय द रिपोर्ट ऑफ GTCI। GTCI कुछ नहीं है, यही इसी का शॉर्ट एब्रिविएटिव फॉर्म मैंने लिख दिया है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, GTCI ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। ये प्रकाशित किया जाता है UNSDG, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ काम करने वाली एक एजेंसी है। इस एजेंसी को INSEAD कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये INSEAD के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और मैं आपको बता दूं कि INSEAD का ये जो कार्यालय है ये आपका स्विट्जरलैंड में। इस कंपटीशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड ही टॉप पर है, याद करने में आसान है। अगर आपको ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मालूम है और पहला मालूम है कि स्विट्जरलैंड टॉप पे है, तो अगर इसका मुख्यालय पूछा गया तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है तो मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में होगा। जनरली जहां पर जिसका मुख्यालय होता है अगर वो देश शुमार किया जा रहा है तो वही टॉप पे रहता है, इतना जान लीजिए आप लोग। और टोटल ये जो इंडेक्स निकाला जाता है ये कितनी कंट्रीज के बीच में निकाला जाता है? 132 कंट्री के बीच में निकाला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है कि ILO और WB के द्वारा मिलकर ये प्रकाशित किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब हमारे पास देखते हैं दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इंडिया 8 प्लेस ऊपर चढ़ गया है पायदान पे, यानी हमारी रैंकिंग बढ़िया हुई है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो 27वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आंसर बी आपका पूरी तरह से सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, वायरस कैन इन्फेक्ट। देखिए भैया वायरस आजकल बहुत चर्चा में है, खासकर कोविड, और कोविड ने आपके एग्जाम का बर्डन बढ़ा दिया है, क्योंकि सार्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, मर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, फ्लू के बारे में भी पूछा जा सकता है, किसी भी वायरस के बारे में पूछा जा सकता है। और वायरस एक ऐसी चीज है ना जो सबको इन्फेक्ट करती है।
तो आंख बंद करके लगा दीजिए। ये सारी चीजों को इन्फेक्ट करती है। प्लांट्स में आप देख लीजिए, सबसे पहला वायरस प्लांट में ही पाया गया था, टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस पाया गया था। इसी तरह अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई को कॉज करने वाला जो वायरस होता है उसको माइको वायरस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइको का मतलब ही फंजाई होता है, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, और बैक्टीरिया को तो इन्फेक्ट करता ही करता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो सारे आंसर सही है, और सारा आंसर आपका जो मिल रहा है वो ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ऑफ द 28th क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29th क्वेश्चन आ रहा है, और 29th क्वेश्चन ये कह रहा है, नगोबा जतारा सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक फोक फेस्टिवल है, और फोक फेस्टिवल जो आर्ट एंड कल्चर का जो है हिस्सा है, ये यूपीएससी इस तरह के फोक चीजें काफी पूछता है। तो नगोबा जतारा जनवरी के लास्ट मंथ में जो है ये एक महीने का फेस्टिवल होता है, और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। क्या है जनरली? नगोबा एक महासर्प है, जैसे शेष नाग या जो है वासुकी नाग हो गए, इस तरह से। तो उसकी पूजा के लिए, एक जो है महासर्प की पूजा के लिए ये एक महीने का फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आपके सामने ओस्लो एकॉर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओस्लो एकॉर्ड। और सारे लोग जानते होंगे ओस्लो एकॉर्ड किससे रिलेटेड है। अगर जिसे नहीं पता है तो उसका समाधान मैं किए देता हूँ। ओस्लो एकॉर्ड जनरली आप ये कह सकते हो कि 1993 में पहली बार, दो बार ओस्लो एकॉर्ड हो चुका है, एक 1993 में हुआ, एक 1995 में हुआ। जनरली आपको पता है कि पैलेस्टीन और इजराइल दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते को ओस्लो नाम की जगह पर जो है साइन किया गया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ओस्लो एकॉर्ड। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि वो वेस्ट पीस प्लान बनाना चाहते हैं, और वेस्ट पीस प्लान के तहत ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि इजराइल जो टेम्परेरी जो है पैलेस्टीन के एरियाज को जो इसने कैप्चर कर रखा है, वो परमानेंटली इजराइल के पास चले जाएंगे। और इसी पर जो है, जो आपका पैलेस्टीन है, तो पैलेस्टीन ने धमकी दे डाली है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ओस्लो एकॉर्ड से विड्रॉ कर लेगा। और ओस्लो एकॉर्ड से विड्रॉ करने का मतलब पूरी तरह से, थोड़ी बहुत कभी कभी शांति मिल जाती है, वो शांति भी स्थापित नहीं हो पाएगी। एक्चुअली इजराइल आप जानते हैं क्यों बसाया गया। होलोकॉस्ट की जब ट्रेजेडी हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद जो जूस पीपुल थे, जूस पीपुल के लिए जो इनकी ओरिजिनल जगह थी, ओरिजिनल जगह जो इसकी मानी जाती है वो जेरूसलेम मानी जाती है। तो अंग्रेजों ने, या जो है क्या कहते हैं, जो यूएन के लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि इनको जेरूसलेम भेज दिया जाए, और जेरूसलेम पे जो उस समय कब्जा था वो मुस्लिम्स का था। इसलिए जो पैलेस्टीनियंस है वो ये मानते हैं कि भाई ये जो जमीन है ये इनकी जमीन है, इस पर घुसपैठिए के रूप में या बाहर से आए हुए अनवांटेड गेस्ट के रूप में इसराइल यहाँ पे रह रहा है। इस वजह से कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। तो ओस्लो एकॉर्ड इसराइल और पैलेस्टीन के बीच की बात है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 31वें ऑप्शन के पास हम लोग जाते हैं, और सॉरी, ये क्वेश्चन की तरफ। और ये आपके ग्लोबल टेम्परेचर से रिलेटेड आपको जो है वो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, यानी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। और इस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हम ये देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, सिंस 1901 द ओवरऑल टेम्परेचर इन इंडिया हैज कम डाउन बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो कम कहाँ से होगा? हटा दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, आंख बंद करके ऑप्शन आप डिलीट कर दीजिए। तो एक जहां जहां है वो डिलीट कर दीजिए, बचा सिर्फ दो। देखते हैं भाई, दो सही है या नहीं सही है। इन जनरल द अरेबियन सी डेवलप्स मोर साइक्लोनिक स्टॉर्म एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। ये तो बात बिल्कुल गलत है। बे ऑफ बंगाल का पानी जो है वो ज्यादा गर्म है बजाय अरेबियन सी के। लेकिन यहाँ कुछ समय से अरेबियन सी का भी पानी गर्म होने लगा, और इस वजह से कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटीज यहाँ पर डिटेक्ट की गई। अभी हाल में एक साइक्लोन आया था, बे ऑफ बंगाल की तरफ से ज्यादा उठने वाले साइक्लोन थे। और साइक्लोन के बनने के स्ट्रक्चर आप जानते हैं, जब पानी का सरफेस
गर्म होता है लगभग 26 से 27 डिग्री तक सेल्सियस तक, तब साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत है, यानी इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, नाइदर वन नाइदर टू। क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आपसे पूछे जाएंगे, सो प्रिपेयर अबाउट द एनवायरमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ऑपरेशन वनीला इस समय न्यूज में थी, और ऑपरेशन वनीला क्या है? इट इज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। एग्जैक्टली इट वाज रेस्क्यू ऑपरेशन, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया था। इट ऑब्जेक्ट्स was to provide humanitarian assistance and disaster relief to the affected population of Sri Lanka post devastation caused by cyclone Daine। देखिए, अब आपको ये भी पता चल गया साइक्लोन डायने के बारे में। ये पूछा जा सकता है आपसे, कई सारे साइक्लोन के नाम दिए जा सकते हैं और उनकी ओरिजिन या हिट एरिया पूछा जा सकता है, आपको मैच करना रहेगा। एनीवे, हम लोग क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था दोस्तों, ये ऑपरेशन श्रीलंका के लिए नहीं था, ये मेडागास्कर के लिए था। तो पहला इसका ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो इस हिसाब से ओनली वन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन एनीवे, हमने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही निकाला जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। WHO हैज डिक्लेयर 2020 एज। सीधी सी बात है, इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, इसको सीधे आप ऑप्शन बी लगा दीजिए। ये जो है WHO के द्वारा जो ईयर डिक्लेयर किया गया है, ये आपका डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। दोस्तों, बढ़ते हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन 35वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये 35वां क्वेश्चन है, बट प्रिंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, इसलिए यहाँ 3 ही लिखा है। और ये बीमस्टेक के बारे में इसमें पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 8 मेंबर कंट्री इसमें है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा ये बनाया गया था। तीसरा ऑप्शन दिया गया है काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है कि रिसेंटली 2018 में जो इसकी मीटिंग हुई थी वो काठमांडू में हुई थी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बीमस्टेक अब जाना जाता है, लेकिन ये पहले जब ये बना था 1997 में, ये याद रखिएगा, 1997 में जब ये बना था तो ये बिस्टेक के नाम से जाना जाता था। 4 मेंबर कंट्री थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ईसी का मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और बीमस्टेक हो गया। और बीमस्टेक का फुल फॉर्म आप जान ही रहे हैं। इसमें कई कंट्रीज और शुमार हुई, जैसे इसमें भूटान आ गया, जैसे इसमें नेपाल आ गया, जैसे इसमें जो है कहते हैं म्यांमार आ गया। इस तरह के स्टेट इसमें और जुड़ गए। तो आज हम देखते हैं तो इसमें 8 मेंबर कंट्री है। और जैसा मैंने बताया 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा ये बनाया गया था, बट इसका कार्यालय जो वो है वो ढाका में है, बांग्लादेश में है। और ये सच बात है कि काठमांडू में 2018 में चौथी बीमस्टेक की मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला, दूसरा, चौथा, यही 3 स्टेटमेंट हमें सही मिल रहे हैं। और इस हिसाब से हम देखते हैं तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। तो आज हम लोगों ने जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे के 15 क्वेश्चन आपके बचे हुए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद कर रहे हैं आप तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।